नमस्ते। सैन डिएगो के सांता फे डिपो में स्वागत है। आज हम कोस्टर पर यात्रा कर रहे हैं। यह दक्षिणी कैलिफोर्निया की सुंदर कम्यूटर रेल है जो यहां से ओशन साइड तक जाती है। हमारी यात्रा सैन डिएगो के सांता फे डिपो से शुरू होती है। 1915 में सांता फे रेलवे द्वारा खोला गया यह स्टेशन एमट्रैक पैसिफिक सर्फलाइनर कोस्टर ट्रेनों के लिए दक्षिणी टर्मिनस और सैन डिएगो ग्रीन व ब्लू लाइन ट्रैमों का स्टॉप है। अंदर जाते ही हम समय में पीछे चले जाते हैं। स्टेशन पर हर जगह सांता फे का लोगो है और ये अब भी 1915 जैसा लगता है। 2012 की मरम्मत ने उस समय को फिर से जीवंत किया। प्रतीक्षालय बड़ा है पर सुविधाएं कम हैं। एक छोर पर सुविधा स्टोर, बीच में सूचना डेस्क और दूर दीवार पर एमट्रैक टिकट काउंटर है। पीछे ट्राम स्टॉप है और कम्यूटर व इंटरसिटी ट्रेनों के 4 प्लेटफॉर्म हैं। सदर्न कैलिफोर्निया रेल कॉरिडोर अमेरिका के सबसे व्यस्त मार्गों में है। कोस्टर सप्ताह में 15 और पैसिफिक सर्फलाइनर 13 राउंड ट्रिप चलाता है, जिससे ओशन साइड सैन डिएगो के बीच कुल 28 राउंड ट्रिप होते हैं। जहां सांता फे डिपो अभी कोस्टर का आखिरी स्टेशन है, वहीं डाउनटाउन सैन डिएगो स्टेशन के निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। यह सिंगल प्लेटफॉर्म स्टेशन फर्स्ट और फिफ्थ एवेन्यू के बीच बनेगा, जो शहर के प्रमुख क्षेत्रों तक सीधी यात्रा देगा और सैन लुइस ओबिस्पो व सैन डिएगो के बीच कॉरिडोर का दबाव कम करेगा। निर्माण कार्य इस साल के अंत में शुरू होने की उम्मीद है और इसके 2027 में पूरा होने की संभावना है। कोस्टर ट्रेन टिकट प्लेटफॉर्म 3 की टिकट मशीनों या ऑनलाइन मिलते हैं। आज की यात्रा का किराया $6.50 है, जो 41 मील की दूरी के लिए उचित है। आगे बढ़कर हमें खुला दरवाजा मिलता है और हम अंदर जा सकते हैं। हम ऊपर सीट लेकर बैठते हैं और ट्रेन सैन डिएगो से चल पड़ती है। हम शहर से उत्तर दिशा में निकलेंगे, एयरपोर्ट को पार करते हुए और फिर सोरेंटो वैली से होकर गुजरेंगे। डेलमार और सोलाना बीच के रास्ते समुद्र हमारा स्वागत करता है। प्रशांत महासागर हमें लहराते हुए दिखता है जब हम उसके पास से गुजरते हैं। एंकिनिटास कार्लसबैड के स्टेशन गुजरते हैं और लाइन के उत्तर में ओशन साइड ट्रांजिट सेंटर यात्रा का समापन करता है। हम आज की अपनी यात्रा में कुल 41 मील की दूरी तय करेंगे, जिसमें यात्रा का समय 1 घंटा और 2 मिनट होगा। सैन डिएगो एयरपोर्ट डाउनटाउन से सिर्फ 5 मिनट दूर है और शहर छोड़ते समय दिखने वाली पहली बड़ी चीज है। अगर आप विमानन प्रेमी हैं, तो एयरपोर्ट रनवे 27 पर विमानों को करीब से देखने का मौका मिलता है। कोस्टर बॉम्बार्डियर बाई लेवल कोचों का बेड़ा सीएमएस SC44 लोकोमोटिव से खींचा जाता है। ये लीड कार कोस्टर हाल ही में मरम्मत की गई है, जिसमें नई अपहोल्स्ट्री, कारपेट, बेहतर लाइटिंग, चार्जिंग स्टेशन और पेंट शामिल हैं। 4-4 के समूह में बैठने की व्यवस्था है। अकेले यात्रियों के पास भी काफी जगह है। मेरे सामने करीब 1.5 फुट दूरी और पैर फैलाने की जगह है। नई विनाइल अपहोल्स्ट्री स्वागत योग्य बदलाव है और हल्का घुमाव इसकी आरामदायकता बढ़ाता है। हर सीट के बीच में एक आर्मरेस्ट और कप होल्डर दिए गए हैं। साथ ही आसान चढ़ने उतरने के लिए ग्रैब हैंडल भी मौजूद हैं। अगर आप सफर के दौरान कुछ काम करना चाहते हैं, तो कुछ सीटों के सेट में टेबल के साथ साथ USB पोर्ट्स और आउटलेट्स भी सीटों के बीच में दिए गए हैं। हालांकि कोच में जगह है, लेकिन बाईं दीवार से निकला इलेक्ट्रिकल कंड्यूट हमें खिड़की से दूर अजीब कोण पर बैठने को मजबूर करता है। एक खिड़की जिससे हम जल्द ही शानदार समुद्र का नजारा देख पाएंगे। दुर्भाग्यवश हमारी खिड़की काफी धुंधली है, जो कैलिफोर्निया की तेज धूप का नतीजा है, लेकिन ये इतनी साफ है कि हम सोरेंटो वैली, कैरोल और रोज कैनियन गुजरते देख सकते हैं।
बिल्कुल, मरम्मत एक बात है, लेकिन पूरी तरह से नई गाड़ियां कुछ और ही होती हैं। कोस्टर ने हाल ही में सीरीज 10 की 11 कैब कारों में से पहली 3 कारें अपनी फ्लीट में शामिल की हैं। नई कारों में स्ट्रीमलाइन नाक, बेहतर सुरक्षा और ताजा इंटीरियर्स हैं। मैं उम्मीद कर रहा था कि आज की हमारी यात्रा में हमें उनमें से कोई एक कार मिलेगी, लेकिन हमें अपनी मरम्मत की हुई कोच से ही काम चलाना पड़ेगा। हमारी बाय लेवल कार का निचला भाग ऊपर वाले जैसा है। यहाँ सामान्य सीटें, सुलभ सीटिंग क्षेत्र और बाथरूम भी हैं। बाथरूम में सामान्य सिंक और टॉयलेट शामिल हैं। दोनों ही काम कर रहे हैं। साथ ही टिश्यू और पेपर टॉवल भी अच्छी मात्रा में उपलब्ध थे। दुर्भाग्य से पेपर टॉवल्स कोने में जमा हैं, क्योंकि यात्री कूड़ेदान नहीं ढूंढ पा रहे। मैं आपको इशारा देता हूं, वो पेपर टॉवल होल्डर के नीचे है। फिर भी यह एक अच्छी सुविधा है। सोरेंटो वैली से बाहर निकलते हुए हम यात्रा के सबसे अच्छे हिस्से पर पहुंचते हैं, जो है समुद्र के किनारे दौड़ना। कोस्टर और पैसिफिक सर्फलाइनर ट्रेनें समुद्र के बहुत करीब चलती हैं। खिड़की से समुद्र 100 फीट से भी कम दूर होता है। ट्रेनों और समुद्र का मेल नहीं बैठता, इसलिए पटरियां समुद्र तट से ऊंचाई पर चट्टानों पर हैं। प्रकृति मां सच में चाहती हैं कि ट्रेनें और समुद्र मिलें, इसलिए वो बार-बार चट्टानों और पटरियों को बहा देती हैं। इसका परिणाम है कि इंजीनियरों और प्रशांत महासागर के बीच ट्रेनें चलाने के लिए लगातार संघर्ष होता है। अक्सर प्रकृति जीतती है, जिससे तट पर देरी और रद्दीकरण होते हैं। उत्तर की ओर बढ़ते हुए कई स्टेशन आते हैं, जिनमें सोलाना बीच सबसे खास है, क्योंकि वो लोमा सांता फे ड्राइव के नीचे खाई में है। जैसे ही उपनगरीय सड़कें प्रशांत महासागर से दूर ले गईं, समुद्र दिखना कम हुआ और ट्रेन ओशन साइड स्टेशन पर, जो इस लाइन का उत्तरी सिरा है, रुक गई। ओशन साइड कोस्टर, कोस्टर स्प्रिंटर, पैसिफिक सर्फलाइनर और मेट्रोलिंक ट्रेनों के बीच कनेक्शन है। स्प्रिंटर दक्षिण पूर्व की एक छोटी कनेक्टिंग रेल लाइन है, जिस पर 2 डिब्बों वाली सीएमेंस डेसिरो डीएमयू ट्रेनें चलती हैं। और जाहिर है, अगर आप थोड़ी देर तक इंतजार करें, तो आप शायद एमट्रैक की जीई 8 नंबर 510 को पैसिफिक सर्फलाइनर कॉमेट सेट खींचते हुए देख सकते हैं। कॉमेट सेट का उपयोग केवल तब होता है जब कोई सर्फलाइनर सेट सेवा से बाहर हो जाए। ये ट्रेन आज खास सेवा में है, क्योंकि दिन में पहले हमारी सर्फलाइनर ट्रेन को इंजन की समस्या के कारण यहीं ओशन साइड में अपनी सेवा समाप्त करनी पड़ी थी। पटरी साफ होने के बाद हमारी कोस्टर सेट दक्षिण की ओर सैन डिएगो वापस रवाना होती है। और हमारी ट्रेन के जाने और यात्रा के समाप्त होने के साथ अब आज के वीडियो को समाप्त करने का समय आ गया है। अगर आप यहाँ नए हैं, तो मैं सच में चाहूंगा कि आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं। यह बिल्कुल मुफ्त है और चैनल को सपोर्ट करने में बहुत मदद करता है। मैं अपने वफादार पेट्रियंस और मेंबर्स को दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आप सभी की उदारता के लिए मैं आभारी हूँ। अगर आप भी अपना नाम वीडियो में देखना चाहते हैं या चैनल को और भी तरीकों से सपोर्ट करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। खैर, आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ सफर करने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।